आज TV9 भारतवर्ष के इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में हमने पूरे दिन टॉपर्स से बात की, टॉपर्स बनाने वाले टीचर्स से बात की, हायर एजुकेशन के एक्सपर्ट और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा की। लेकिन इन सब के अलावा एक अहम पहलू है भारत की शिक्षा नीति। भारत में शिक्षा में इतना निवेश और प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भारत में शिक्षा को पूरी तरह अपग्रेड और नए स्तर तक ले जाने का प्लान बनाया है। पूरा देश पढ़े, सब साथ बढ़ें, ये NEP 2020 का मूल मंत्र है। हमारे साथ भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर शिक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में कैसे साकार हो रही है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी TV9 नेटवर्क के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी को। हेमंत शर्मा जी फेलिसिटेट करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी को। धर्मेंद्र जी आप स्थान ग्रहण करें। मैं हेमंत जी से गुजारिश करूंगी कुछ शब्द कहें सब। मित्रों, शिक्षा में आमूलचूल बदलावों के संवाहक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शिल्पी और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच हैं। भारत के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क TV9 की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम आपका अभिनंदन इसलिए भी करते हैं कि गए 75 साल में हमारी शिक्षा व्यवस्था जिन विदेशी वैसाखियों के बल पर चल रही थी, आपने उससे बाहर निकालकर उसे भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ा। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को शौनक ऋषि की परंपरा का मानता हूँ। ऋषि शौनक, ऋषि सुनक नहीं। हजारों साल पहले 10,000 छात्रों का पहला गुरुकुल इस देश में शौनक ऋषि ने शुरू किया था। और सिर्फ गुरुकुल ही नहीं शुरू किया था, भारतीय शिक्षा व्यवस्थित शिक्षा पद्धति का आगाज किया था। उस लिहाज से वो पहले कुलपति थे, वो पहले शिक्षाविद थे, वो पहली शिक्षा नीति के वास्तुकार थे। धर्मेंद्र जी इसी ऋषि परंपरा से आते हैं। आज़ादी के बाद 75 साल से जो मैकाले शिक्षा नीति चल रही थी, आपने देश को उससे मुक्ति दिलाई, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। शिक्षा को महज जानकारी से हटा ज्ञान, भारतीय परंपरा और रोजगार से जोड़ा। देश के निर्माण और व्यक्ति के चरित्र निर्माण में आपका यह योगदान महनीय है, अभिनंदनीय है, वंदनीय है। यहाँ हम सब के बीच देश के विभिन्न क्षेत्रों के टॉपर्स बैठे हुए हैं। यह आपका सौभाग्य है कि आज आप टॉपर शिक्षा मंत्री से सम्मान ग्रहण करेंगे। टॉपर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 75 साल की आज़ादी के बाद इस देश में कई शिक्षा मंत्री आए और गए, सबका अपना अपना योगदान था। पर आज़ाद भारत में शिक्षा को समाज, संस्कार, संस्कृति और समावेश के भारतीय परंपरा की नींव पर धर्मेंद्र जी ने ही रखा। ऋग्वेद कहता है, अनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वता, यानी जो अच्छे विचार हैं वो सभी दिशाओं से आने चाहिए और हमें उनका स्वागत करना चाहिए। नई शिक्षा नीति उसी वैदिक परंपरा को चरितार्थ करती है। उसके सिद्धांतकार धर्मेंद्र जी हैं। मैं एक बार फिर उनका अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जो नई शिक्षा नीति की नींव धरी है, उस पर भविष्य के भारत का निर्माण होगा। आप सब टॉपर बंधुओं का, भगिनियों का
अभिनंदन और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। और अब मैं बुलाना चाहूँगी मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी को, जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, धर्मेंद्र जी से बात करेंगे। पहले तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग धर्मेंद्र जी का बड़ा जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो सब ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, यानी आज हमारे लिए क्या है आने वाले समय में एजुकेशन के लिहाज से, और हमारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस जो ग्राउंड पर हो रहा है उसको कैसे मैच कर रहे हैं अगर पॉलिसी के लिहाज से बात की जाए। सर थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मोदी सरकार 3.0 का 1 साल पूरा में आप जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसका कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं और उसका कितना इम्पेटस आप आने वाले समय में देखते हैं? निशांत जी, केवल उत्पादन नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को प्रेरित किया है एक बड़ी लक्ष्य को लेके। 2047 तक भारत को विकसित करना है, भारत को एक डेवलप्ड नेशन के रूप में ले जाना है। अभी भारत दुनिया की इन दिनों में 2-3 दिन के अंदर एक नई ऊंचाई तक पहुंचा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है। हम जर्मन, चाइना और अमेरिका के पीछे हम लोग अभी खड़े हैं और हमारे सामने 2047 में डेवलप्ड नेशन होने की टारगेट है। हमारी अर्थनीति की साइज $4 ट्रिलियन है। इसको आगे ले जाके आने वाले 22 साल में कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं ये $30 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकता है। जब ये इतना बड़ा लक्ष्य है और इतना पुरानी और इतना गहराई से हमारा विरासत है, हम इसको लंबी छलांग के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसकी टूल्स क्या होंगे, उनकी रणनीति क्या होगा, ये सारे को अगर हम समीक्षा करते हैं, उसकी प्रमुख रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी भारत की शक्ति को, ज्ञान पुंज को, ज्ञान शक्ति को एक लंबी छलांग के लिए तैयार करना। जिसलिए 34 साल के बाद 2020 में प्रधानमंत्री जी ने, जिसको अभी प्रारंभ में हेमंत जी कह रहे थे, हमको लंबे समय तक पराधीन करने के लिए अंग्रेजों ने मैकॉले मिनट्स में यही तो लिखा था, जब तक भारत की मूलभूत शिक्षा ढांचे को हम तोड़ते नहीं, उसको खत्म नहीं करते हैं, उसको धराशायी नहीं करते, हम लंबे समय तक भारत को अर्थनैतिक और राजनीतिक दृष्टि से गुलाम नहीं रख सकते हैं। उसी मैकॉले पद्धति को हम लोग आज़ादी के उपरांत भी चलाए। 34 साल के बाद पहली बार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है, हमें भारतीय शिक्षा प्रणाली की ओर ले जाना है। भारत के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने पैर पे खड़े होने के लिए, निडर, स्वाभिमानी, नवाचार की ओर जाने के लिए, इनोवेशन सेंट्रिक होने के लिए हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन को आज हम पूरा तरीके से उपयोग कर रहे हैं। कई रिकमेंडेशन से भारत की शिक्षा डिग्री और सर्टिफिकेट देता था, भारत की शिक्षा को कॉम्पिटेंसी बेस करनी है, उसमें लर्निंग आउटकम को और ऊंचा करना है। 2000 तक भारत की चुनौती थी स्कूल की GR 50% के नीचे था, आज एंट्री लेवल पे भारत की GR 100% है। उसी को कंटिन्यू करते हुए 12 स्टैंडर्ड तक स्कूली विद्यार्थियों की जो संख्या आज भारत में 25 करोड़ है, जो युवा है, जो बच्चे हैं, उन्हीं को दक्षता से जोड़ना, स्किलिंग से जोड़ना, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी इनोवेटिव माइंडसेट, उनकी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, उसकी सामाजिक दर्शन, उसकी देश के बारे में स्पष्टता, ये सारा विषय और आज जब हम इनोवेशन की डिसरप्टिव पीरियड में हैं, भारत की नौजवान पहले से भी अपना दक्षता दिखाई है, लेकिन ये इतना संख्या में नहीं चलेगी।
इसको हमारे, अगर हम इस 25 करोड़ बच्चों को 12वीं तक बिना ड्रॉप आउट के लिए, बिना ड्रॉप आउट करते हुए इनको ले आना, भारत की इंक्लूसिव शिक्षा लेना, भारत की सभी वर्गों के लिए शिक्षा लेना, जैसे मैं उसको, अगर आप पूछो कि उसको कैसे कर रहे हो, मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। भारत में इन दिनों में शिक्षा के ऊपर निवेश बढ़ी है, राज्य सरकारों ने भी निवेश बढ़ाई है। हम लोगों ने अभी इनोवेशन को एक प्रमुख विषय बनाया है। भारत की विद्यार्थी इनोवेशन से जुड़े, नवाचार से जुड़े। अटल टिंकरिंग लैब 10,000 खुल चुके हैं। इस बार बजट में घोषणा हुई है आने वाले 5 साल में ये 10,000 के उपरांत और नई 50,000 अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब खुलेंगे। भारत की सभी सेकेंडरी स्कूल्स में, सरकारी सेकेंडरी स्कूल्स में, ग्रामीण इलाका में हाई स्पीड इंटरनेट की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भारत सरकार ने लगाने वाला है। क्या बात है। भारत की आज एक असर सर्वे कह रही है, भारत की ग्रामांचल में, ग्रामीण इलाका में 67% बच्चों के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन की एक्सेसिबिलिटी है। इसको और कैसे बढ़ाना? भारत की सरकारी स्कूलों में, गांव की सरकारी स्कूलों में टेक्नोलॉजी के तहत कैसे फी बेस्ड स्कूल, शहरों की स्कूल की दर्जे पे उनको भी पढ़ाने की व्यवस्था, यह भारत सरकार की दायित्व बनती है। भारत सरकार की इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ये एक प्रमुख परामर्श था, बच्चे की प्रारंभिक अवस्था की पढ़ाई किसी भी प्रांत का हो, किसी भी शहर का हो, उस बच्चे की अगर प्रारंभिक अवस्था की पढ़ाई, प्रारंभिक अवस्था यानी अभी एनईपी के तहत हमने 5+3+3+4 की को 10+2 की बदले हमने 5+3+4 की, यानी पहला 5 साल बाल बाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 और 2 ये प्रिपेरेड फाउंडेशनल कोहट है, और 3, 4, 5 ये प्रिपेरेटरी कोहट है। फिर 6, 7, 8 मिडिल है, 9, 10, 11, 12 ये सेकेंडरी है। हमारी एनईपी कह रही है फाउंडेशनल स्टेज में एटलीस्ट क्लास 2 और क्लास 5 तक, फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी लेवल पे बच्चे की अगर पढ़ाई को हम मातृभाषा आधारित करते हैं, शिक्षा तो त्रिभाषी हो ही जा रहा है, वो अपने रुचि में कोई भी 3 भाषा को पढ़े अपने मातृभाषा के साथ, तब जब अगर मातृभाषा में वो पढ़ेगा तब उसकी स्पष्टता बढ़ेगी, उसकी मौलिक चिंतन में स्पष्टता आएगी, वो नवाचार के प्रति आग्रही रहेगा, उसे नया सृजन होगा। भारत की नौजवानों के अंदर अनेक मेधाएं, अनेक टैलेंट हैं, उनको अपने तरीके से विकसित होने की एक व्यवस्था, उसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण, हम डाइट को मजबूत कर रहे हैं, हर एक जिले की जो शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र है उसको मजबूत कर रहे हैं। देश में 25 करोड़ विद्यार्थी हैं, लगभग 1 करोड़ स्कूल टीचर हैं। उन स्कूल टीचर की न्यू एज कॉम्पिटेंसी बढ़े। आज एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, रोबोटिक्स, ये नई नई चीज आ चुका है। ये सारा चीजों को हम कोशिश कर रहे हैं इसी एजुकेशन ईयर में हम स्कूल लेवल में भी एज अप्रोप्रिएट एआई के बारे में ज्ञान दें, तब हमारा विद्यार्थी 21वीं सदी की वैश्विक नागरिक बन पाएगा। स्कूल शिक्षा को लेके राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत महत्वाकांक्षी एक स्प्रेड बनाई है। इसी को अगर हम सही माने में नीचे ले जा पाएंगे, सभी राज्यों ने उसमें काम पे लगे हैं, सभी लोग मिलके हम इसको अगर नीचे ले जाएंगे, तब जाके भारत डेवलप्ड नेशन की ओर एक बहुत बड़ा छलांग लगाएगी, हमारा अर्थनीति मजबूत होगा। जब हम डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं, उसमें आत्मनिर्भर भारत भी आता है और मेक इन इंडिया भी आता है। इन दोनों को साकार करने के लिए हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरीके से तैयार हैं, उसके लिए क्या हो रहा है? देखिए, मैं इन दिनों में हमारी देश की वैज्ञानिक पराकाष्ठा, नवाचार की, इनोवेशन की पराकाष्ठा 2 क्षेत्र में आपको मैं मेरा जो उदाहरण के रूप में मैं अनुभव बताना चाहूँगा।
हमने चंद्रयान किया। चंद्रयान 2 भारत की प्रतिष्ठित संस्था इसरो ने किया। उनकी जो प्रमुख थे सोमनाथन जी, उन्होंने अपने मंतव्य में कहा कि हमारी इसरो कम खर्चे में और भारत की आईआईटी एनआईटी से ना पढ़े हुए इंजीनियरिंग कैपेसिटी से ही इसरो इस चंद्रयान को दिखाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में मेधा की कोई कमी नहीं है। आईआईटी एनआईटी में तो हमारा अत्यधिक मेधावी विद्यार्थी पढ़ते हैं जो विश्व की अर्थनीति को भी प्रभावित करते हैं। आज ग्लोबल सीईओ की नाम देखिए, विश्व भर में कोई भी टेक्नोलॉजी ग्रुप को देखिए, हमारी भारत की बौद्धिक शक्ति का प्रतिफलन है। अभी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस और आकाश जैसे इंस्ट्रूमेंट, ये तो मेक इन इंडिया के अंश है जी। इस बार तो लड़ाई में सेना के हाथ इसीलिए मजबूत हुए, उनकी हाथ में भारत से बनी हुई अस्त्र शस्त्र थे। यह प्रमाणित करता है भारत की अगर योजना ठीक से बनेगी तब भारत की नौजवान, और आज डिजिटल स्टैक को देखिए, डिजिटल इंडिया स्टैक को देखिए, आज विश्व की सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं हो रहा है। 50% लगभग डिजिटल ट्रांजैक्शन विश्व की भारत में केवल हो रहा है। एआई सबसे आधुनिक इनोवेशन है, सब लोग उससे प्रभावित है, आप हम सब प्रभावित हो रहे हैं। एआई की सबसे स्किल्ड मैन पावर कोई देश में है, किसी देश में है तो भारत में है। यह सब भारत की नौजवानों की अपने आप में परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है। इसीलिए तो हमारी सारे विपरीत परिस्थिति के बाद भारत की अर्थनीति एस्पिरेशनल है। भारत की अर्थनीति 7-8% पे जा रहा है। इसीलिए आज हम 4थे नंबर की अर्थनीति बन चुके। यह हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था और हमारी देश की नौजवानों की, जिनमें से चुनिंदा बच्चों को आज आप यहाँ सम्मानित करने वाले हो, यह हमारी भारत की सामूहिक उपलब्धि का ये लोग प्रतिनिधि बन रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जी ने इस बार परीक्षा में चर्चा पर बात की, मेंटल हेल्थ को लेकर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। और यहाँ पर तमाम बच्चे बैठे हैं, काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी तनाव होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रेशर होता है। और इसमें बार बार एक एग्जाम्पल जो आता है वो कोटा का आता है, किस तरीके से वहाँ पर वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के चलते, दबाव के चलते बच्चे सुसाइड करते हैं, जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से भी कहा गया। इसको लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ऐसे एक जननेता है जो हर एक साल इसी विषय को, मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए, बच्चों को डिस्ट्रेस करने के लिए, उनको आश्वस्त करने के लिए खुद परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से बच्चों के साथ गपशप करते हैं। हमने ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक जन संवाद की बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। अभी सीबीएसई ने तय किया है 25-26 की शिक्षा वर्ष में 25-26 एकेडमिक ईयर में 10th की परीक्षा, 10th की बोर्ड परीक्षा 2 बार किया जाएगा। पहले जेई की परीक्षा 2 बार होते थे। दोनों में से जिसमें बच्चा अच्छा किया उस मार्क को ऑप्ट कर सकता था, क्योंकि परीक्षा की उस समय की जो स्थिति है, शायद उसकी परफॉर्मेंस की बेस्ट आउटपुट ना हो, दोबारा दे तो उसमें बेस्ट आउटपुट हो जाए, या पहली बार ही बेस्ट आउटपुट हो जाए। 2 ऑप्शन अच्छा रहता है। इस बार हमने एनईपी की रिकमेंडेशन से पहली बार 10th स्टैंडर्ड में 2 बार सीबीएसई की बोर्ड एग्जामिनेशन करने का फैसला किया है। बच्चों की मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए स्कूल स्तर से नई करिकुलम, नई टेक्स्ट बुक, नई पेडागोजी की प्रशिक्षण और नई उपलब्धता खड़ा किया जा रहा है। बच्चों को ईज डेवलप हो, परीक्षा से वो ना डरे। खेलना, संगीत, नृत्य, ये आज कोर्स की फॉर्मल हिस्सा बन चुका है, ये अभी इलेक्टिव नहीं रहा है। इसके कारण बच्चे खेलेंगे तो डिस्ट्रेस होंगे, बच्चे अपने रुचि में कोई आर्ट एंड क्राफ्ट्स में जुटेंगे, उसमें नंबर अचीव करेंगे तो डिस्ट्रेस होंगे। पढ़ाई को सहज करना, इसमें कई प्रकार की रिफॉर्म और कई प्रकार के प्रोग्राम इन दिनों में मैंने कुछ घटना, कुछ उदाहरण आपके सामने रखा, बच्चों के सामने रखा गया है। बाकी रहा कोचिंग के विषय में, देखिए हमारी पढ़ाई को ऐसा स्थिति में आज हमने पहुंचाया है
कि एक तबका कोचिंग के लिए प्रभावित हो जाता है। जी। इन दिनों में कानपुर आईआईटी ने एक वॉलंटियरिज्म को आगे ले जाते हुए साथी करके एक एआई ड्रिवन पोर्टल बनाई है, जिसमें वो पोर्टल इंटरैक्टिव है। बच्चों को सेल्फ लर्निंग के लिए जेई, नीट, क्लैट और सीयूईटी टाइप की एंट्रेंस को फेस करने के लिए साथी पोर्टल टेक्नोलॉजी को यूज करने का एनईपी ने कहा है, बहुत मात्रा में टेक्नोलॉजी को उपयोग करना। आखिर टेक्नोलॉजी किस एरिया में उपयोग करना? गरीब बच्चे, सामान्य बच्चों की पढ़ाई इतनी अच्छे हो स्कूल में, और जो लोग और अच्छा करना चाहते हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज करके, आफ्टर ऑल हम 1.5 लाख हाई स्कूल्स में क्यों इंटरनेट लगा रहे हैं? आज 67% बच्चों तक स्मार्टफोन पहुंचे गया है, तो साथ ही अगर उनमें पहुंचेगा उनको कोचिंग में जाना नहीं पड़ेगा, वो इंटरैक्टिव होगा। टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए हम बच्चों को एम्पावर करना, ये सरकार की एक प्रमुख योजना रही है। जब हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव एग्जाम्स की, तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि कंपैरेटिव एग्जाम्स एक तरफ हैं और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी संख्या विज़ावी जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली कम होती है, और हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि प्रेशर ये है कि टू फ्यू स्कूल्स बट टू मैनी स्टूडेंट्स, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर बन जाता है। देखिए, सब बच्चे अपवर्ड जर्निंग में जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हमको इस बार हमने पूरा क्लास 6 से स्किल को फॉर्मल एजुकेशन की पार्ट बनाई है। क्यों बनाई है? कि हमारी बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। हम 12th आते आते बच्चे को इतना स्किलफुल बनाना चाहते हैं जो सीधा वो जॉब मार्केट में, जो चाहे सीधा जॉब मार्केट में जा सकते हैं। ऐसे तो कुछ बच्चे ड्रॉप आउट होके जाते हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में, पढ़ाई छोड़ के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण जॉब मार्केट में चले जाते हैं। वो कम से कम 12वीं तक पढ़ें और जॉब मार्केट के लिए प्रस्तुत होके। आज की दिनों में दुनिया बदल रही है, दुनिया डिजिटल हो रहा है, दुनिया साइबर हो रहा है, नए काम पुराने काम बंद हो रहे हैं, नए काम इमर्ज कर रहा है, नए नए पद्धति इमर्ज कर रहे हैं। केवल काम भारत के अंदर नहीं, भारत में रह के भी दुनिया को सर्व किया जा सकता, इस प्रकार की व्यवस्था बनी है। भारत कई देशों के साथ एफटीए के तहत मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रहा है। हम बहुभाषा सिखा रहे हैं। ये हमारी बच्चों को पहले स्किल को एस्पिरेशनल बना के सभी लोगों को स्पेशलाइजेशन की ओर नहीं भेजना। स्पेशलाइजेशन जब मैं कहता हूं, नीट, जेई, इस प्रकार के एग्जामिनेशन में हमें पढ़ाई को इतना प्रोफेशनल करना, सभी लोग उधर ना जाए, जिनको रुचि है उसमें जाए, उनको जो अच्छे स्टूडेंट हो रिसर्च में जाए, रिसर्च से फिर वो इनोवेशन तक पहुंचे। हमें अपना शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट गिविंग इंस्टीट्यूशंस में नहीं रखना है। वेल सेड, वेल सेड। हमें उसको कॉम्पिटेंस एंड डिमांड सप्लाई की ध्यान में रखना। हमारे देश में निवेश कहाँ हो रहा है? हमारा देश की निवेश अभी 13-14 लाख करोड़ तो कैपेक्स पहुंच गया सरकार की, प्राइवेट सेक्टर को मिलाए तो और ज्यादा होगा। हम सोलर एनर्जी में दुनिया के एक प्रमुख देश बन रहे हैं। हमारी शिक्षा को, हमारी स्किल को सोलर एनर्जी को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। हमारे कृषि को और मोनिटाइज करने के लिए और उसको व्यवसाय उन्मुखी करने के लिए एग्री टेक्निक्स की नया आयाम लाना पड़ेगा। पहले सॉइल टेस्टिंग विषय नहीं था, आज सॉइल टेस्टिंग गांव-गांव के विषय बनी है। नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है, उसमें से इंटरनेट की भी और आईओटी की अगर हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं, एम्बेडमेंट करते हैं तो स्कोप और बढ़ती है, कई लोग लग जाएंगे। हेल्थ केयर में अनेक नए स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। आजकल डायग्नोसिस कोई ह्यूमन इंटरवेंशन से नहीं हो रहा है, मशीन से हो रहा है। राइट। आजकल टेली मेडिसिन एंड इंटरनेट मेडिसिन, डिस्टेंस क्योर, ये एक विषय बन रहा है। ये सारे में इस प्रकार नई चुनौतियों को कोर्स करिकुलम में कन्वर्ट करना, उनको 12वीं तक पढ़ाना, उनको डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक कोर्सेज कराना। जब मार्केट में अगर एक साइजेबल ग्रुप को हम छोड़ देंगे, तब ये तथाकथित जो डिमांड सप्लाई में थोड़ा एस्पिरेशनल, जिनको हम मानते हैं केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल को, उसके अलावा भी डेवलप इकोनॉमी को ध्यान में रखते और जो प्रोफेशंस उसको और एस्पिरेशनल कराना आज हमारी आवश्यकता है। अभी आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कई सारे बेनिफिट्स बताए,
लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, कुछ स्टेट नहीं, 3 स्टेट पॉलिटिकल पर्पस से इस नीति के साथ सहमत नहीं हो रहे हैं। अगर मैं उन 3 राज्यों की अलग अलग में, एक राज्य है बंगाल। पश्चिम बंगाल ने भारत सरकार की वित्तीय अनुदान लेके गड़बड़ी किया। पीएम पोषण की अनुदान लेके उसी अकाउंट से वो अपने पार्टी वालों को रिलीफ दे दिए। ये सीएजी ऑडिट में सामने आई। जब भारत सरकार प्रश्न पूछे, उनके साथ उनकी नाराजगी बढ़ी। हमने कहा कि आपको भारत सरकार की आर्थिक अनुदान लेना है जो बंगाल की सामान्य वर्गों की विद्यार्थियों के लिए है, तो आपको व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम आपके एनईपी को नहीं मानते हैं। तमिलनाडु एक बहाना बनाया कि हम 3 लैंग्वेज को विरोध करते हैं। मैं पिछले बार पार्लियामेंट की सदन पे इस विषय को उजागर किया, तथ्य को रखा। तमिलनाडु बोर्ड की स्कूल में ऑलरेडी 3 लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। तमिल पढ़ाया जाता है, पढ़ाना चाहिए। उस राज्य की बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया जाता है, कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ तेलुगु भी पढ़ाया जाता है, उर्दू भी पढ़ाया जाता है, मलयालम भी पढ़ाया जाता है, कोई आपत्ति नहीं है। तो आप कहाँ, किस विषय में आप 3 लैंग्वेज को विरोध कर रहे हो? 60 दशक की आपकी हिंदी विरोधी प्लान को आप अभी उजागर करना चाहते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं नहीं कहा है कोई भी लैंग्वेज आपके ऊपर थोपा जाएगा। विद्यार्थी आपकी चॉइस में जो लैंग्वेज पढ़ना चाहेगा उसको पढ़ाना, आप पढ़ा ही रहे हो। उनकी उसीलिए विरोध को मैं राजनीतिक मानता हूं। केरल वाले अभी तो मेरे को वहां के मंत्री आदरणीय शिवन कुट्टी मेरे को मिलके गए, उन्होंने हमसे सारा विषय सहमत हुआ। फिर मैं इन दिनों में देखा कि फिर पलट गए। ये आना पलटना ये उनकी राजनीतिक पैंतराबाजी है। लेकिन स्टालिन कहते हैं कि संस्कृत थोपने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि इसके एवज में हमारे फंड्स रोके जा रहे हैं। देखिए, हमने कहीं नहीं कहा, मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहीं भी नहीं कहा है कोई भी भाषा को किसी भी विद्यार्थी या किसी भी राज्य में लादा जाएगा। नन विल बी थ्रस्ट ऑन एनी इंडिविजुअल, एनी स्टूडेंट्स और एनी स्टेट। मैंने जैसे कहा कि तमिलनाडु में बोर्ड में, तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की स्कूल्स में तमिल, इंग्लिश के अलावा उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाई तो हो रहे हो, आपका विरोध किस विषय का है? क्यों आप एग्रीमेंट साइन नहीं करोगे? ये पॉलिटिकल है। अगर जैसे भारत की बात की जाए, भारत सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। लोकल लैंग्वेज के ऊपर अगर एम्फेसिस होगा तो क्या आपको लगता नहीं है कि वो हायर एजुकेशन पे इम्पैक्ट लाएगा? देखिए, विश्व की कई सारे बड़े बड़े अर्थनीति अपने क्रिटिकल मैन पावर को, इंजीनियरिंग में हो, मेडिसिन में हो या इनोवेशन में हो, जापान किस लैंग्वेज में निर्भर करता है? चाइना आज इतना बड़ा महाशक्ति बना है, चाइना की लैंग्वेज क्या है? जर्मन की लैंग्वेज क्या है? इजराइल की लैंग्वेज क्या? हिब्रू है। देखिए, ये कोई ग्लानि या द्वंद्व में नहीं रहनी चाहिए कि हमारी मेधा सिर्फ इंग्लिश से ही निकलती है। जिनको ग्लोबल ट्रेड में जाना है, ग्लोबल कम्युनिटी में जाना है, जिनको उस प्रकार के कामों में रहना है, उनको इंग्लिश पढ़ना ही चाहिए। हम इंग्लिश को पढ़ा भी रहे हैं। हम तो भारत में उनको पढ़ने का अवसर क्लास 1 से भी दे रहे हैं। लेकिन प्रारंभिक दिनों में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मातृभाषा में होगी और अनेक राज्यों ने उसको करके दिखाया। अभी महाराष्ट्र में हमारे सामने ध्यान आई कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपने पूरा बच्चों को मराठी में ही इंजीनियरिंग पढ़ाई। मध्य प्रदेश में मेडिकल साइंस को, मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। तो अपने अपने मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, व्यक्ति की स्पष्टता उतना ही बढ़ेगी। मैं उड़ीसा से आता हूं, मेरा मूल अंडरस्टैंडिंग उड़िया में बनता है, फिर मैं उसको हिंदी में कहता हूं, आवश्यकता के हिसाब से मैं उसको इंग्लिश में ही कहता हूं। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं होनी चाहिए। एक अजीब सा इंसिडेंट होता है कि बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और कुछ एग्जामिनेशन में पता लगता है कि पेपर लीक हो जाता है। नीट पेपर लीक मुद्दा काफ़ी बड़ा एक नेशनल इशू, एक पॉलिटिकल इशू बना।
इसके लिए सरकार क्या कर रही है? जो इस बार तो नहीं हुई है। देखिए, दुर्घटना घटती है, पिछले बार जो हुआ वो नहीं होनी चाहिए था, लेकिन इस बार इसको ध्यान में रखते हुए राधाकृष्णन कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस आया था उसको राइट लेटर एंड स्प्लिट में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए इस बार कोई गड़बड़ी का समस्या ध्यान में नहीं आया है। लेकिन एनटीए जो है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ना, देखो, कोई इस प्रकार की एक धारा में हम नहीं कह सकते हैं कि किसी संगठन की विश्वसनीयता घट गई है। इस बार तो एनटीए ने अच्छा काम किया, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों की सफलता के साथ सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवा ही दिया है। ये देश 1 नेशन 1 टैक्स देख चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी आने वाले समय में। क्या ये सरकार 1 नेशन 1 स्टूडेंट 1 एग्जाम और आपाराई जैसी जो प्रोबेबिलिटीज है उसके लिए तैयार है? नहीं, आप इसको कंफ्यूजन मत करिए। भारत की शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है। प्राथमिक शिक्षा की दायित्व, स्कूल शिक्षा की दायित्व राज्यों की है। राज्य जैसे ही चाहेंगे एग्जामिनेशन करना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करना, ये उनकी विषय है। भारत में अपार आईडी अलग बात है, राज्य अलग अलग, मतलब आधार आइडेंटिटी है, हेल्थ कार्ड बना है आभा के नाम पे। स्टूडेंट आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ जुड़ने के लिए दे हैव टू हैव ए अकाउंट नंबर, उसी को हमने अपार आईडी कहा है। व्यक्ति, हमारे आजकल एनईपी में क्रेडिट रेटिंग का भी व्यवस्था किया गया है। ये सारे को आप एक डिजी लॉकर में डिपॉजिट कर सकते हो। यू हैव टू हैव ए आईडी, यू हैव टू हैव ए नंबर। इसीलिए किसी भी राज्य का भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, कोई भी श्रेणी का हो, वो क्लास 3 का, एज 3 का, बाल बाटिका का शिशु हो सकता है, बच्चे बालक हो सकता है, या एट द एज ऑफ 58 एक रिसर्च स्कॉलर हो सकता है। सभी की एक स्टूडेंट आईडी नंबर रहनी चाहिए, इसलिए अपार को लाया गया है। इसमें कोई भाषा या उसके कोई एग्जामिनेशन की कोई बाध्यता या कोई यूनिफॉर्मिटी की आवश्यकता ही नहीं है। जो राज्य जैसे कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी जैसे कर रहा है, वो उनके लिए स्वतंत्र है। अब प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि विकसित भारत के लिए विदेशी सामान जो है उससे दूरी जरूरी है। जो बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दोनों अलग विषय है। हमें अपना देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, भारत अपने आप में इन दिनों में एक बहुत बड़ा कैप्टिव बाजार बन चुका है, मार्केट बन चुकी है। हमें अगर हमारी मार्केट की आवश्यकता की उत्पादित चीज़ों पे एक इकोनॉमिक साइकिल बनानी है, तब हमारी अर्थनीति मजबूत होगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम अपने ही देश से उत्पादित हुआ चीज़ों को खरीदेंगे तो अपने इंडस्ट्री, अपने कामगार को काम, अपने अर्थनीति यही घूमते रहेगा। 1 रुपया घूमेगा तो 5 रुपया का फायदा देगा। बाकी रहा आपकी जो दूसरा प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, वो विदेशी विद्यार्थियों का, विदेश से पढ़ा हुआ विद्यार्थियों क्या करेंगे? तो हमारे लिए ज्ञान लेके आ रहे हैं। देश विदेश घूम के हमारा देश की विद्यार्थी अगर ज्ञान लेके आएगा, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ लगाएंगे तो देश को तो फायदा ही होगा ना। अगर मैं इसको थोड़ा रिवर्स में बात करूं, भारत में कैंपस बनाने के लिए किन किन यूनिवर्सिटीज़ या किन किन सरकारों या किन किन देशों ने हमसे संपर्क किया? देखिए, एनईपी ने एक विषय कहा था कि भारत आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए। विश्व एक छोटी सी गांव हो चुकी है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन की इस डिसरप्टिव एरा में और इंटरनेट के कारण चंद सेकंड्स में हम दुनिया में किसी भी खबर को आप और हम रख सकते हैं। आप और हम क्या, भारत की कोई भी दुरंत इलाका में कोई भी व्यक्ति उसको रख सकता है। उस समय में हमें शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है। हमारी उच्च परंपरा को बाहर ले जाना है, बाहर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को, रिसर्च इनोवेशन मॉडल को भारत में लाना है। इसीलिए आज भारत की इंस्टीट्यूशंस बाहर जा रहे हैं। हमारी देश की आईआईटी, आईआईएम, ये सब अच्छे विद्यार्थी निकालते हैं। आज आईआईटी बाहर जा रही है, आईआईएम बाहर जा रही है। वैसे ही हमने पहली बार फॉरेन यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस को सुधार करके, रिफॉर्म करके लगभग 4 यूनिवर्सिटी हमारे देश में आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की डिकिन, वुलंगोंग, यूके के 2 यूनिवर्सिटी, साउथहैम्पटन, और अभी अभी हमने लिवरपूल को एलओआई दिया है। और अनुमान है इसी 25-26 के एकेडमिक ईयर में और 11 संस्थाओं को, यानी कुल 15 यूनिवर्सिटियों को भारत में लाया जा सकता है, जिसमें हमने शर्त रखा है जिनकी क्यूएस रैंकिंग में
500 मानक से ऊपर रहेगा, ऐसे ही संस्थाओं को हम आने देंगे। सब विशेषकर एक ही क्षेत्र को हमने चुना है, स्टेम एंड बिजनेस। धर्मेंद्र जी, अब कुछ विपक्ष के आरोपों पर आते हैं। उनका ये कहना है कि सरकार इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है, उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रही है और मुगलों के चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हमारी किताबों में जो डिस्प्रोपोर्शनेट ग्लोरिफिकेशन किसकी हुई थी उसको रेशनलाइज किया जा रहा है। कुछ लोगों ने भारत की कई सारे गुमनाम महापुरुषों को अपने योग्य स्थान नहीं दिया था। कुछ कालखंड को अत्यधिक ग्लोरीफाई किया गया था, कुछ कालखंड को छोड़ ही दिया गया था, सरसरी तौर पे उनके ऊपर नजर डाल के आगे चला गया था। इसकी एक रेशनलाइजेशन किया गया है। आज हमारी आवश्यकता है कि हमें अपने देश की गौरव बढ़ाने के लिए इस देश और इस राष्ट्र के प्रति आत्मिक विचार जिस भाव से, जिस ज्ञान से हमारी बढ़ेगी, ऐसे व्यवस्था को हमने पाठ्यक्रम पे लाना है। उसी काम को हम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया। राहुल गांधी कहते हैं, और मैं आपको बताता हूं, यहां पर उनका कोट भी है। उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर नॉट फाउंड सूटेबल बताया जा रहा है। वो कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को जानबूझकर खाली रखे गए हैं। राहुल गांधी नासमझ है, राहुल गांधी अहंकारी है, राहुल गांधी सामंतवादी है। मैंने कभी कभी क्या होता है निवेश जी, बड़े घर की बेटे संपन्नता के साथ उनके मन में एक दम्भ आ जाता है, हम ही हम है, हम जो कहेंगे वो सही है। मैं राहुल गांधी जी के सामने एक फैक्ट रखना चाहता हूं। कल भी मैंने उनकी प्रश्न का उत्तर दिया था। 2004 से 14 तक उनकी समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पोस्ट की संख्या था 16,217। उसमें 57% एससी कैटेगरी के प्राध्यापकों की पोस्ट खाली था, 63% आदिवासी प्राध्यापकों की पोस्ट खाली था, 60% ओबीसी प्राध्यापकों की पोस्ट खाली था, समूचा 37% पोस्ट खाली था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल के कारण वो संख्या घट के अभी लगभग, मैं उनको अगर आपको ऐसे कहूं, अभी उच्च सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या बढ़ के 16,000 से बढ़ के लगभग 19,000 हो गया है। पोस्ट बढ़े और पोस्ट में भरा भी गया है। जो 37% की वैकेंसी उन दिनों में था वो घट के अभी 25%, अभी वो घट के लगभग ये हो गया है 27%। ये हमारी बढ़ोतरी है। उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, एससी में 13% 6% है, एसटी में 6% 7% है, ओबीसी में 22% 27% है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 5% है। ये लगभग उन्हीं की आबादी के अनुपात में है। ये देश में उनकी जो ऑल इंडिया पॉपुलेशन रेशियो है उन्हीं के अनुपातिक है। ऐसे ही आईआईटी में, ऐसे ही एनआईटी में, और टोटल देखें तो उनकी समय में एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो व्यवस्था ही नहीं था उन दिनों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब उच्च वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था भी किया है, जनरल कास्ट के विद्यार्थियों की व्यवस्था भी किया है। सामाजिक न्याय के प्रति कांग्रेस के कभी निष्ठा नहीं रही है। सिर्फ इनको एक समय के हिसाब से राजनीतिक आवश्यकता उनको महसूस हुई है, इसलिए कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी आरोप तथ्य से परे हैं, बेबुनियाद है। जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो ओडिशा में सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए उच्च शिक्षा में 11.25% रिजर्वेशन शुरू किया है। इसका क्या फायदा होगा, क्या असर होगा? देखिए, उड़ीसा ऐसा एक ही प्रांत था देश में जहां मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ओबीसी विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। देश में सभी राज्यों में था एक्सेप्ट उड़ीसा। जिन लोगों के हाथ में उड़ीसा में दायित्व रहा, कांग्रेस के हाथ में भी दायित्व रहा, पिछले दिन तक बीजू जनता दल के हाथ में दायित्व रहा, दोनों ने मिलकर उड़ीसा के पिछड़े वर्ग की विद्यार्थियों के साथ अनदेखा किया, अन्याय किया। भारतीय जनता पार्टी की अफर्मेटिव एक्शन पे विश्वास है
ओबीसी की बारे में हमारी उत्तरदायित्व तो हमने राष्ट्रीय स्तर पे भी निभाई और प्रदेश में भी निभाने का हमने वादा किया था चुनाव के दिनों में। अभी समय आया, अभी सुप्रीम कोर्ट की सीलिंग के कारण अभी रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। उड़ीसा में एससी एसटी की संख्या राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है, दोनों को मिलाए तो 39.75% है। बसता इसलिए 50% से 11.25। उतने बचे हुए संख्या को हमने उड़ीसा में ओबीसी विद्यार्थियों के लिए इस साल से लागू करने का वहाँ की स्थानीय सरकार ने उसकी अनुमति दिया है, उनकी पॉलिसी रिफॉर्म किया है। उड़ीसा की आबादी में माना जाता है, जब कास्ट सेंसस हो जाएगी तब उसकी स्पष्टता आएगी, उड़ीसा में माना जाता है पिछड़े वर्ग की संख्या उड़ीसा में 54% है, ये माना जाता है। 50% ऊपर तो है ही। इसीलिए उड़ीसा की बहुसंख्यक समाज के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन मांझी जी के नेतृत्व में उसको सुधारा है। धर्मेंद्र जी, आपके पास समय कम है, आखिरी 2 पॉलिटिकल सवाल आपसे और पूछूंगा। अभी एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई ऑपरेशन सिंदूर की, लेकिन उसमें भी राहुल गांधी कहते हैं कि भारत सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि हमने कितने फाइटर प्लेन खोए, और वो कहते हैं कि विदेश में बात रखने के लिए ऑपोजिशन लीडर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, राहुल गांधी जी को इस देश के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं 6 पॉकेट वाला पैंट पहन के। जैसे हमारी नौजवान यहाँ से जाएंगे, कॉलेज में भी जाएंगे, टप्पर हुए हैं, ये 6 पॉकेट वाला पैंट पहनेंगे, मुझे सुंदर दिखेगा, स्मार्ट दिखेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, ये बच्चों को अच्छा दिखता है। ये बच्चे से अभी नेता नहीं हुए हैं, ये पार्लियामेंट में जाएंगे टी शर्ट और 6 पॉकेट वाला पैंट पहन के, और विदेश में जाएंगे तो कुर्ता पायजामा में रहेंगे। ये उनकी समझ है। इस देश में परंपरा रही है, देश को जब कभी चुनौती आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष के नाते भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव विदेश भेजते हैं। अभी हमारी प्रधानमंत्री जब विरोधी दल में थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब विदेश में जाते थे तो भारत के बारे में बोल के आते थे। अभी की जो बाकी राहुल गांधी जी को छोड़ के उनकी पार्टी के नेता शशि थरूर गए हैं, ओवैसी साहब गए हैं, अभिषेक बनर्जी जी गए हैं, अनेक विरोधी दल के लोग भी गए हैं, सब मिलके भारत के बारे में कह रहे हैं। ये राहुल गांधी नासमझ है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा, हम क्या समझाएंगे। धर्मेंद्र जी, एक आखिरी सवाल। बीजेपी अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो काफी समय से नहीं हो पा रहा है, हम कब तक देख पाएंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष? देखो, एक बात तो पक्की हो, टीवी 9 भारतवर्ष की मंच पे तो नहीं होगा, जहां होगा तहां होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत आभार। जोरदार तालियों से थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।